एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब नॉर्मली क्या होता है, गर्भधानी के अंदर ही प्रेगनेंसी ठहरती है। जो भी प्रेगनेंसी गर्भधानी के अलावा दूसरी जगह में ठहरती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अभी गर्भधानी के अलावा किस किस जगह में प्रेगनेंसी ठहरता है? फॉर एग्जाम्पल, गर्भधानी के पास फेलोपियन ट्यूब होते हैं, इस पे प्रेगनेंसी ठहरते हैं। इसके अलावा ओवरी में ठहर सकते हैं। इसके अलावा anywhere inside the abdominal cavity और प्रीवियस सिजेरियन स्कार में भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है, जो कि बहुत ही रेयर है। मोस्ट कॉमनली 95% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमको जो मिलते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। वो भी फेलोपियन ट्यूब के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एम्पुलरी पार्ट में ज्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाए जाते हैं, मोस्टली। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमन नहीं है एंड इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल नेवर नेवर एंड अप इन अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। क्योंकि एक बच्चेदानी के अंदर जो प्रेगनेंसी ठहरता है, एक प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के अंदर ठहरता है वो 9 महीना ठहरता है एंड इट विल ग्रो एंड सक्सेसफुली एंड अप इनटू सक्सेसफुल गिविंग बर्थ टू अ बेबी सक्सेसफुली, वो नहीं होता है। मोस्टली जो होता है, जो हम नॉर्मली हमको मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी मिलते हैं, वो मैक्सिमम 8 to 10 वीक्स तक ठहरते हैं। इसके बाद उसको जगह ही नहीं मिलता है प्रेगनेंसी बनने का। अल्टीमेटली प्रेगनेंसी विल एंड अप, द organ will rupture, the fallopian tube will rupture and will end up in complicating pregnancy. सो fallopian tube के जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो नॉर्मल है। इसके अलावा जो ओवरी में मिलता है वो रेयर है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। वी कैन रियली एंड अप सेइंग दैट प्रेगनेंसी जो एक्टोपिक प्लेस में मिलते हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो कभी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में लैंड अप नहीं करेगा। इट विल ऑलवेज फेल। एंड ectopic, ये word itself is derived from the Greek word which is known as ectopos, मतलब out of place। जो नॉर्मल प्लेस में होना चाहिए वो नहीं होके अब नॉर्मल प्लेस में जो ठहरते हैं उसको ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो नेवर। बेसिकली 50% ऑफ जो हमको मिलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला केसेस, वो रिस्क फैक्टर्स होते ही नहीं है। But there are certain risk factors which surely will land up into ectopic pregnancy, like fallopian tubes में कोई infection या disease, या structural abnormalities in the uterus, जो pregnancy जो होते हैं after long term infertility treatment, और pregnancy after ART, प्रेगनेंसी विच इज कंसीव्ड आफ्टर ART, मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से प्रेगनेंसी होते हैं, माइट लैंड अप इन ART एंड ऑल, एंड पेल्विक इन्फेक्शंस वगैरह, इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम 8 to 10 वीक्स तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरते हैं। इसके बाद क्योंकि ग्रो करने का चांसेस नहीं मिलता है जहां पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरता है, मोस्टली मैक्सिमम जहां पर ठहरते हैं 95% जो ट्यूब में ठहरते हैं, फलोपियन ट्यूब के जो एम्पुलरी पार्ट में ठहरते हैं वो 8 to 10% है। और रेयरली जो बाहर ठहरते हैं उसका भी इंसिडेंस बहुत ही रेयर है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में ही हमें मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली अ पेशेंट जब भी अपने पीरियड मिस करते हैं, आफ्टर मिसिंग द पीरियड आफ्टर 10 to 7 to 10 days, व्हेन शी checked her UPT एंड और प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, डॉक्टर के पास आ जाते हैं, डॉक्टर मेरा तो UPT पॉजिटिव है, आई एम प्रेग्नेंट। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्रॉम आवर पार्ट हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन देते हैं। पहले 3 मंथ्स में लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जो कि हम मोस्टली TVS कराते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। सो इसमें प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। समटाइम्स ये होता है कि UPT पॉजिटिव है एंड प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है। इन दैट केस हम देखते हैं कि यूट्रस में अगर नहीं है एंड UPT पॉजिटिव है, नहीं तो कहाँ है,
आसपास हम एडनेक्सम में ढूंढते हैं वो प्रेगनेंसी है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम यूटरस, फलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो सकता है, ओवरी में प्रेगनेंसी हो सकता है, फिर एब्डोमिनल और कैविटी में किसी भी जगह में हो सकता है, या प्रीवियस सिजेरियन स्कार। सो अगर इंट्रा यूटरन प्रेगनेंसी हमको नहीं मिल रहा है, इन सब जगह में हम ढूंढते हैं प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम ये पेशेंट को लेबल करते हैं एज प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। इन दैट केस हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपका प्रेगनेंसी पता नहीं चल रहा है, यूट्रस इंट्रा यूट्रन प्रेगनेंसी नहीं है, आपका यूपीटी पॉजिटिव है, आसपास भी प्रेगनेंसी का पता नहीं चल रहा है। सो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, या सीरम बीटा एससीजी कराना है। सीरम बीटा एससीजी अगर 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट से भी ज्यादा है, सो डेफिनेटली इट्स अ साइन, इट्स स्पेसिफिक फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट के साथ नहीं हो तो सीरम बीटा एसजीए 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, डेफिनेटली इट इज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तब हम क्या करते हैं, एक हफ्ते बाद रिपीट अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए बोलते हैं, और सीरम बीटा एससीजी 48 आवर्स बाद रिपीट करने को बोलते हैं, जो हम बोलते हैं सीरियल बीटा एससीजी मॉनिटरिंग। ये सीरियल बीटा एससीजी मॉनिटरिंग में 48 आवर्स बाद हम सीरम बीटा एससीजी के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज इंक्रीजिंग इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी वे और डिक्रीजिंग। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इट विल डबलिंग ऑफ बीटा एससीजी बोलते हैं आफ्टर 48 आवर्स। इफ इट डजंट डबल, if the rise is like less than 35% of the initial value 48 hours के बाद, then definitely ये either ectopic pregnancy के तरह जा रहा है, नहीं तो failure pregnancy के तरह जा रहा है, जो हम कंफर्म करेंगे यूएसजी में आफ्टर 1 वीक। जब हम कंफर्म करते हैं रिगार्डिंग एन ectopic प्रेगनेंसी, कंफर्म हुआ है, कंफर्मेशन हुआ है, तब हम डिसीजन लेते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ location of the pregnancy, then timeline of the pregnancy, and size of the ectopic pregnancy. हम्म तो बीटा एससीजी का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बीटा एससीजी से ectopic pregnancy is being established, बीटा एससीजी लेवल 1500 के आसपास है या नीचे है, तब हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, आई विल से देयर आर थ्री way of managing the ectopic pregnancy. One is expected management, जहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड सेकेंड इज दैट मेडिकल मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। ऑब्जर्वेशन का रोल तब भी होता है जब बीटा एसीजी लेवल बहुत ही कम हो, तब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय सीरियल बीटा एसीजी मॉनिटरिंग ओनली। एज आई हैव टोल्ड दैट 48 आवर्स के बाद हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं बीटा एसीजी। इफ इट इज इन द फेलिंग ट्रेंड, इफ इट इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड, देन वी कैन से दैट ये फेलिंग प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएगी। मेडिकल मैनेजमेंट में हम जब भी जाते हैं, तब जब बीटा एसीजी का लेवल 1500 के नीचे होता है, तब हम इंजेक्शन मिथोट्रेक्सेट देते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स को। आफ्टर 7 days we again repeat the beta ECG and see the beta ECG level failing trend में जा रहे हैं क्या नहीं। एंड अनदर थिंग इज दैट साइज ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी मैटर करता है। इन दैट केस 4 सेंटीमीटर साइज के लेस होना चाहिए एक्टोपिक मास या जेस्टेशनल सैक फॉर गिविंग मेडिकल मैनेजमेंट। एंड अनदर थिंग इज दैट लास्ट जो आता है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो चीजें, एक है सल्फिंगोस्टोमी और एक है सल्फिंजेक्टोमी। सल्फिंगेक्टोमी ये होता है कि ट्यूब में छेद करके ऑपरेशन, या ट्यूब सल्फिंगेक्टोमी है, हम ट्यूब के पार्ट को कट कर देते हैं। सल्फिंगोस्टोमी में क्या होता है कि बीटा एसीजी लेवल थोड़ा हाई है, काफी हाई है, एंड मास साइज ऑफ द प्रेगनेंसी इन द ट्यूब इज मोर देन 4 सेंटीमीटर।
तब हम क्या करते हैं कि ट्यूब में छेद कर देते हैं एंड वी एस्पिरेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी आउट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस आउट ले लेते हैं हम। तो ऐसे करके ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, ट्यूब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। अनदर थिंग इज दैट सल्फिंजेक्टोमी। यहाँ पर क्या होता है कि इन अनडायग्नोस्ड केस कभी कभी ट्यूब प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि पेशेंट का कि ट्यूब फट जाते हैं एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, पेशेंट बहुत हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। इन दैट केस वी जस्ट टेक द ट्यूब आउट एंड टेक द ब्लड क्लॉट्स आउट एंड ऑल, बहुत सारे ब्लीडिंग होते हैं इन दैट केस। सो ये है सेल्फ इंजेक्टोमी ऑपरेशन। मोस्टली प्रेजेंटेशन में सेल्फ इंजेक्टोमी करना पड़ता है। मोस्टली प्रेजेंटेशन में होता है कि पेशेंट बीटा सीजी लेवल हाई लेके आते हैं एंड पेशेंट sometimes comes with ruptured ectopic mass in the peritoneal cavity and comes with very emergency situations जहां पर hemodynamically patient unstable होता है। In that case ट्यूब काट के फेंकना होता है। One history of ectopic pregnancy is again a risk factor for another ectopic pregnancy होने का chances होता है अगर एक history होता है ectopic pregnancy का। So in that case we can say that जब भी पेशेंट का मिस पीरियड हो एंड प्रेगनेंसी के चांसेस हो, तुरंत डॉक्टर के साथ सलाह किया जाए and diagnosing the pregnancy, whether it is ectopic or intrauterine, in the early stage is very important for that particular type of patient who has a history of previous ectopic pregnancy। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हिस्ट्री ऑफ ectopic pregnancy का मतलब है आपका ट्यूब ऑलरेडी एक बार डिजीज हो चुका है, स्कार्ड हो चुका है, देयर इज a हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल डिजीज एंड ट्यूबल रप्चर और ट्यूबल सर्जरी। उस सॉर्ट ऑफ पेशेंट जिनका ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है, उनको बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो नेक्स्ट टाइम, बट थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो स्पेशली उस पेशेंट को काउंसलिंग करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर मिस पीरियड हो तो फिर ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपका फिर से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाए तो वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, ट्रीट द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ आइदर हम मिथोट्रेक्स जो दवाई देते हैं ना, बेसिकली हम वो टू डिस्ट्रॉय द थिंग्स अंडरगोइंग प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेसिकली ये टॉपिक प्रेगनेंसी विल नेवर एंड अप इनटू अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी।